झूठ कैसा होता है? नहीं मैम, हमारे घर में किसी को भी डाल के नहीं दिया जाता। हमारे घर में किसी को भी खाना डाल के नहीं दिया जाता है। मम्मी बना के रख देती है, जिसको खाना रहता है वो खुद ही डाल के खुद ही खाता है। अच्छा। ओके। मतलब आप लोगों के घर में ये सिस्टम है ही नहीं कि आपको मम्मी खाना परोस कर दे और आप उसे मना करें। आपको जब भूख लगे तब आप खुद जाए वहां पर और खाना खाएं, ऐसे सिस्टम है। लेकिन कई यस। परिवार में आज भी खाना परोस कर दिया जाता है, और हम लोग हैं कि हम बड़े अटके हुए स्वभाव से, अकड़ू स्वभाव से कह देते मम्मी के, मम्मी मुझे ये पसंद है, आई डोंट लाइक, आई लाइक दिस, ऐसा होता है ना। तो ये जो सिस्टम है खाने की, तो यहाँ पर भी वो चंचल लड़का कहता है उनको कि आपको अकाल की बात कुछ नहीं मालूम। यहाँ तो चावल किसी भी दाम पर नहीं मिलता था, मतलब चावल भी नहीं मिलते थे, और 300-350 आदमी तो इस गांव को छोड़कर चले गए, भूख मरे नहीं तो। और फिर वो हंसने लगा, और उसी के बगल में एक लड़की जो खड़ी थी, वो केवल 9-10 बरस की थी, और वो बीच में ही बोल उठी, भूल गया कि अभी भी कई भूखमरे हैं जो या लंगर खाने में खाना खा रहे हैं। देखिए, आज भी समाज में कई भूखे लोग होते हैं कि आपकी पीठ पीछे आपकी मम्मी दूध लेकर घूमती है, खाना लेकर घूमती है, और कई ऐसे छोटे बच्चे हैं जिनको दूध तक नसीब नहीं होता, जिनको खाना नसीब नहीं होता, जो मंदिरों में जाते हैं, लंगर खाना जो होता है, जो लंगर लगते हैं ना, जो पंजाबी लोग जो होते हैं उनके लंगर्स लगते हैं, आपको पता होगा। तो उन लंगर में खाना परोसते हैं, बड़ा हो छोटा हो, अमीर हो गरीब हो, किसी भी जाति का हो, जो उस लंगर में चला जाता है वो उसे खाना दिया जाता है। तो वहां पर भी वो लड़की बताना चाहती है कि कई ऐसे भूखमरे आज भी हैं जो लंगर खाने में खाना खाते हैं। और फिर जो रहमत था, पात्रों को याद कीजिएगा, इसमें पात्र अलग अलग रूप से आ रहे हैं। सहसा रहमत ने कहा, अब्दुल रहमान आओ इधर बैठो। अब्दुल रहमान आया ही था कि एक आदमी कह उठा, इसके घर में 16 आदमी थे, जिनमें से यह अकेला बचा है। अब्दुल रहमान ने निराश नयनों से हमारी ओर देखकर कहा, क्या बताओ बाबू, अफसोस सिर्फ यह है कि अब घर भी नहीं रहा। रहमत के यहाँ पड़ा रहकर इन्हें दुख देता हूँ। देखिए ना, कई ऐसे लोग हैं कि उस तूफान में उनके घर तक तबाह हो गए। लोग तो मर ही गए, लेकिन मर गए किस कारण? अनेकानेक प्रकार की बीमारियां वहां पर आ गई, तूफान वहां पर आ गया, किसी प्रकार का आतंक वहां पर आ गया, किसी ने आक्रमण कर दिया, और इस प्रकार का निराशावादी दृष्टिकोण उस गांव का हो गया। अब्दुल रहमान आया ही था, और वो कहने लगा कि वास्तविकता क्या है। तो अब्दुल रहमान की जो निराशा थी उसे रहमत ने भी आत्मसात कर लिया। रहमत हंस पड़ा, क्या बात कहते हो अब्दुल रहमान, तुम तो एक आए हो, मगर और जो 19 की जगह बाकी है। और सब हंस पड़े। इतने में सामने से घूंघट काढ़े एक स्त्री निकले, हठात पूछ बैठा, रहमत, क्या तुम्हारे गांव में स्त्रियों को अपनी इज्जत बेचने पर भी उतारू होना पड़ा था? देखिए, उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रश्न कर दिया, जिस प्रश्न को लेकर रहमत के मुंह पर एक काली छाया फैल उठी। उसने पल भर कुछ नहीं कहा, फिर गंभीर स्वर में कुछ सोचकर बोला, बाबू, बात तो बुरी है मगर है सच। देखिए, अ, आप लोगों को याद दिला दूं, अंग्रेज बहुत बुरे थे या हम नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन अंग्रेज जो की जो हैवानियत थे, उनसे शायद ही हमारे पुरखों के जो हमारे लोग हैं वह उनसे सारी चीजों से परिचित है। या हम कहें कि आज जो हमारे देश की उन्नति हुई है उसके पीठ पीछे केवल और केवल अंग्रेजों का ही हाथ है। जितने बड़े बड़े हमारा यदि रेल प्रशासन लेते हैं, या हमारे बैंक के सारे कार्य लेते हैं, या हम कहें कि ये जो सारे यातायात के जो साधन है ना, वो यातायात के साधन, परिवहन के जो साधन है, वो मात्र और मात्र केवल और केवल अंग्रेजों की ही देन है। उसके लिए कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता। इज दैट क्लियर? मतलब आप यदि रेल का कार्य देखोगे तो कितनी मार्मिकता से उन्होंने बनाया।
पुल जो होता है ना, सड़क पार करते हुए जो पुल लगते हैं, ये पुलों का काम भी उन लोगों ने किया हुआ है। यदि आप लोग देखोगे भुसावल का जो पुल है, तो उसके संदर्भ में उन लोगों ने ये सूचना दी थी हमारे इंडियन गवर्नमेंट को कि ये पुल अभी टूटने वाला है, इसका अभी सिस्टम खराब होने वाला है, आप उसे दुरुस्त करवा लो। इसकी सूचनाएं हमारे गवर्नमेंट को अंग्रेज गवर्नमेंट ने दी थी। लेकिन जब हम स्त्रियों की बात करते हैं, मान मर्यादाओं की बात करते हैं या हमारी इज्जत की बात करते हैं, तो यहाँ उन्होंने स्त्रियों को बख्शा नहीं था। हम याद दिला दें आपको कि स्त्रियों के प्रति उनका दृष्टिकोण अच्छा नहीं था, क्योंकि यूज एंड थ्रो की जो कूटनीति थी उन लोगों ने अपनाई थी। आज भी कई जगह पर ऐसा कार्य होता है कि स्त्रियों को हीनता की दृष्टि से देखा जाता है या उपभोग का साधन मात्र रूप में उसे देखा जाता है। कई बार ऐसा होता है, लेकिन यह चीज अच्छी नहीं है। अब देखिए कि उस समय का जो प्रश्न था, लेखक निरंतर रूप से उनको प्रश्न पर प्रश्न कर रहे हैं, कौन कौन सी बीमारियां वहां पर हुई थी और कोई क्या क्या हुआ था, भूखमरी से भी कई लोग मरे थे। अब देखिए, अब जब वो स्त्री वहां पर आई, तो क्या वहां की स्त्री को अपनी इज्जत बेचने पर भी उतारू होना पड़ा था? इस प्रश्न तो बड़ा मार्मिक है, गंभीर है यह प्रश्न। तो गंभीर प्रश्न का उत्तर वहां पर उन्हें कैसे मिलता है, देखिए। उसने पल भर कुछ न कहा, फिर गंभीर स्वर में कुछ सोचकर कहा, बाबू बात तो बुरी मगर है सच। कुछ थी ऐसी, मगर बुरा कहकर भी इतनी बुरी थी वे, मैं नहीं जानता। कुछ कहते हैं कि जिसे जैसे इतने मरे वे भी मर जाते तो हर्जी क्या था। पर मैं सोचता हूँ, मर जाना क्या सहज है? कोई क्या अपने आप मर जाना चाहता है? खैर, जाने दीजिए, इस बात को जाने दीजिए। देखिए, क्या कहना चाहते हैं कि जैसे सेक्स सेलर होती हैं, है ना? तो वैसे भी कई औरतें वहां पर थी कि वह अपने आप को, अपने शरीर को बेचती थी, और अपने शरीर को बेचने के पश्चात जो पैसे उनसे मिलते थे, उन पैसों से वो अपने आप को बचाने का प्रयास करती थी। तो कई बार ऐसा हुआ कि ये जो सिस्टम, देखिए, वर्तमान जगत की प्रासंगिकता से यदि हम इस कहानी को जोड़ेंगे तो आज भी ये कहानी में मार्मिक लगती है। आज भी कई जगह पर छोटी छोटी बच्चियां जो है, वह सेक्स सेलर का कार्य कर रही है। लक्ष्मी मूवी यदि आप लोगों ने देखी होगी, तो लक्ष्मी मूवी में एक छोटी सी बच्ची है, मात्र 14 साल की है ना? तो उस बच्ची को ये कार्य करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका जो पिता है वह शराबी है, शराब पीता है, और शराब पीकर वो अपनी ही बेटी को, खुद की बेटी को, पैदाइशी बेटी को बेच देता है। मतलब कई फैमिलीज ऐसी हैं कि जिन फैमिलियों में आज भी यह कार्य होता है। यह बातों को हम ये नहीं सोचेंगे कि उस युग में हो गया तो 100 साल हो गया, नहीं। आज भी ये घटनाएं घटित होती है, तो हमें समाज को सतर्क करना है। आज यदि आपके पास पैसे नहीं है, उपादान नहीं है, तो अपनी बेटी को पढ़ाओ, लिखवाओ, और भी अच्छे कार्य आप लोग कर सकते हो। जैसे संडे एक्टिविटी में हम देख रहे हैं कि हमारी बच्ची कितनी आप में कला है, कितनी कलात्मकता आप लोगों में छिपी हुई है। तो उस कलात्मकता को आप बेच सकते हो, वहां से आप पैसे को ले सकते हो। ये सारा कार्य करने की हम लोगों को जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी कलात्मकता को उजागर कर रहे हैं। और आज आप, सच क्या है, झूठ क्या है, क्या हमारे हित में है, यह आपके पास आज मौजूद है। शायद ही उन लोगों के पास से साधन उपलब्ध नहीं थे, उनके पास से नॉलेज नहीं था, वह अपने आप को बचा नहीं पा रही थी, जिस कारण वह इस प्रकार का उत्तरदायित्व निभा रही थी। तो दोस्तों, उन सभी चीजों से भी आपको वाकिफ करवा देना रांगे राघव जी का मूल कर्तव्य था। यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़े। जी मैम। ओके, यस मैम। थैंक यू। अब्दुल रहमान हर बार कह उठता था, क्या करेंगे हम? क्या? बताइए ना। उसके स्वर में अथाह निराशा और विवशता गूंज उठती थी। चावल का भाव अब भी 18 या 19 रुपए मन है। कहाँ से खरीदे हम? गांव में अधिकांश अब भी एक ही वक्त ही जाते हैं और चावल खरीद
एक ही वक्त ही खाते हैं। और चावल खरीदने वाले भी सभी तो चावल नहीं खाते, कई तो शकरकंद के सहारे जी रहे हैं। दोस्तों, आज भी ऐसी हालत वहां की है। उस लड़की के माध्यम से तो पता चल गया कि आज भी भूखमरे लोग हैं जो लंगर खाने में खाना खा रहे हैं। आज भी लोगों के घर में चावल नहीं है, और जो 18 या 19 रुपए मन में वो बिकता है, और जो शकरकंद खा के, मतलब जो जंगली फल होते हैं, उसे खाकर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इतनी आमदनी नहीं, फिर बताओ। रहमत कहने लगा, कोई कैसे खरीदे, अकाल खत्म हुआ ही कब, जो दूसरा शुरू होगा। हमने कच्ची कब्रों में कई लाशों को बिना कफन के गाड़ दिया। आपको शायद मालूम न हो, हम मुसलमानों की यहाँ लाश को कफन में बांधकर गाड़ने का कायदा है। मगर कायदा क्या करे, जब जिंदों के लिए एक भी कपड़ा नहीं है तो मरो को क्या कीमत है बाबू। कितना सार्थक प्रश्न चिन्ह बना दिया। शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए बेटा। जब हम कफन की बात करते हैं तो उन्होंने बता दिया कि मुसलमानों में लाश को कफन में बांध दिया जाता है और फिर उसके पश्चात गाड़ दिया जाता है ना। जमीन में गाड़ते हैं ना, जैसे हिंदुओं में जला दिया जाता है, वैसे मुस्लिम लोगों में उसे, उस लाश को कफन में बांध दिया जाता है और गाड़ दिया जाता है। मगर कायदा कानून केवल कागजों पर रह गया, केवल कहने मात्र रह गया, क्योंकि जिंदा लोगों को कपड़े नहीं है तो मरे लोगों की क्या कीमत है बाबू। और ऐसे ही उन्होंने भी उन सभी लाशों को बिना कफन के ही गाड़ दिया। देखिए, ऐसी वास्तविकता के साथ जो हमारे शरीर पर पूरे रोंगटे खड़े कर दे, ऐसा हमारा ये जो अदम्य जीवन है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। उसका यह प्रश्न उसका अपना नहीं था। उसने अनजाने नहीं, जानबूझकर ही उंगली उठाई थी उधर जिधर मनुष्य को नंगा रखकर मनुष्य अपने मुनाफों के लिए बेशुमार कपड़ा तालों में बंद कर रखा था। जहां वस्तु मनुष्य के लिए न होकर पैसों के लिए थी। कितना बड़ा व्यंग और विद्रूप था यह कि आज कपड़ा बनाने वाले स्वयं ही नंगे थे। देखिए ना, हम आपको बार बार सचेत करवाते बेटा कि ये सारा कार्य गांव से होता है ना। आज यदि हम दूसरे देशों की ओर नजर उठाते हैं, कटाक्ष डालते हैं कि हम भारतीय संस्कृति को लेकर आगे बढ़ते, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को ही आगे बढ़ाते चले जाएं। हम यदि जापानी संस्कृति को देखते हैं तो जापानी संस्कृति में ऐसी पाठशालाएं आज भी मौजूद हैं कि जिन पाठशालाओं में पढ़ाई के अतिरिक्त वहां पर रेडियो का गाना बनाना, रेडियो कैसे बनाया जाता है वो बनाना, घड़ी कैसी बनाती है, चप्पल बनाना, या लड़कियों का रसोई घर में खाना कैसे बना सकते हैं वो बनाना, खेती करवाना, या सुंदर फूलों से फूलदान बनाना, ये सारा ही जो प्रविधि है इसका एजुकेशन सिस्टम आज भी जापान में मौजूद है। क्योंकि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में ये सारा कार्य आज अवेलेबल नहीं है। मतलब देखिए कि हम केवल आपको शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन जापान का जो लड़का या लड़की है केवल शिक्षित ही नहीं बनना चाहते, बल्कि एक उद्यम व्यवस्था उनके पास मौजूद है। यह आपको बताने में बड़ा गौरव फील होता है कि आज जब हम जापान की यात्रा पढ़ते हैं तो जापान की यात्रा में सारा जीवंत दृष्टिकोण हमारे सामने मौजूद हो जाता है, लेकिन हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति को चेंज होने में शायद ही और 4 साल लग सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम लोग काफी देर बैठ चुके, वहां पर उन्होंने ये सारी व्यंग वाली बातें कही कि आज जो जीवित लोग हैं उनके पास कपड़े नहीं हैं, और जो मरे हुए हैं उन लोगों के पास कपड़े न है तो हम बात नहीं कर सकते। लेकिन जिन्होंने कपड़े बनाए, मतलब जो ग्रामीण आंचल में रहने वाले जो लोग थे, जो चरखा चलाते थे, उन जो स्वयं कपड़ा तैयार करते थे, वो आज उनके पास कपड़े नहीं है, वो निर्वस्त्र होकर घूम रहे हैं। हम लोग काफी देर बैठ चुके थे। एक लड़का के उठा, चलिए बाबू गाँव देखिए। और हम लोग उठे। वहां एकत्र हुए लोगों में से कुछ ने हमें प्रणाम किया, कुछ ने आशीर्वाद दिया, और हम लोग चल दिए। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हमारी एंट्री हुई थी, हमारी एंट्री बहुत बड़े रोड से हुई थी ना, बहुत बड़ा रोड था और रोड से हम लोग आगे बढ़े थे। हमारी एंट्री याद कीजिए कैसे हुई थी। नहीं मैम, पगडंडी से हुई थी। वेरी गुड गायत्री। हमारी एंट्री पगडंडियों से हमने की थी। और हम आपको याद दिला दे कि वहां पर कई कब्रें थी,
कई लोगों की कब्रें वहां पर मौजूद थी। तो ऐसा ही अब हम गांव में चल रहे हैं। अब देखिए हमारी धीरे धीरे यात्रा अब गांव की ओर चल रही है। तो हम गांव में अभी पहुंचना चाहते। एक लड़का आया और कहे उठा के, सारे लोग वहां पर बैठ चुके थे, कई देर से बैठे थे। एक लड़का आया अनाया ऐसे और कहने लगा, चलो हम गाँव देखते हैं। और फिर हम सब लोग चलते हैं। चलो अब हम सब लोग चलते हैं गाँव में देखने के लिए। उस गांव में कहीं कहीं कब्रें टूट गई थी। सामने के 2 घर बिल्कुल टूट गए थे, उनके केवल चबूतरे बाकी थे। सामने एक गाय घास चर रही थी। पेड़ों की छाया में अनेक कब्रें सोई पड़ी थी। लड़के ने कहा, यह है आदू मियाँ का घर। मर गया बेचारा। उसके घर में 19 आदमी थे, अब कोई भी नहीं बचा। वायु सनसनाती हुई, देखिए ये जो आया ना, ये प्रश्न आया, देखिए कौन सा प्रश्न आया, आदू मियाँ, है ना। आपको सवाल ऐसा पूछा जा सकता है। आप प्रश्न तैयार करते रहिएगा बेटा। आप में से जितने बच्चे जो प्रश्न तैयार करते हैं, उन प्रश्नों को तैयार करते रहिए। हो सकता है कि आपकी एग्जाम गूगल फॉर्म के माध्यम से हो, और जब आपकी नजर पढ़ने का, आपका नजरिया बदल जाएगा, उस लेक्चर को देखने का नजरिया बदल जाएगा, तब आप अपने आप के टीचर्स बन जाओगे और आप माहिर हो जाओगे छोटे छोटे प्रश्न बनाने के लिए। आपको प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है, आदू मियाँ के घर पर कितने आदमी थे। आदू मियाँ के घर में कितने आदमी थे? तो आदू मियाँ के घर में 20 आदमी थे। कितने थे? 20 29 29 आदमी। 16 आदमी थे 19 मैम, 16 आदमी, 16 थे मैम। 16 आदमी थे मैम। स्क्रीन तो शेयर हो गई ना आपके सामने? 19 मैम। 19 है मैम। देखिए यहीं पर आप लोगों के कंफ्यूज होते हैं। आपको हम बार बार सचेत करवाते हैं बेटा कि आप ध्यान देके पढ़ो, ध्यान देके सुनो और ध्यान देकर देखो। 3 बातें। गांधी के 3 बंदर याद है आपको? हाँ मैम। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, है ना। तो इन तीनों आंखों को, तीनों कानों को और आपकी वाणी को, आपके कानों को याद दिलाना कि आपको क्या देखना है, क्या सुनना है और क्या बोलना है। तो आपके आंखों के सामने है बुक और आपको देखना है। अभी आपको प्रश्न किया, आदू मियाँ के घर में कितने आदमी थे? उपरयुक्त पंक्ति में लिखा है उसके घर में 19 आदमी थे। फिर किसी ने 29 बता दिया, किसी ने 16 बता दिया। अब देखिए इस ये जो अदम्य जीवन है, इसमें यही प्रश्न बार बार पूछा जाएगा जो कंफ्यूज वाला होगा। कौन सा प्रश्न कब डाल देगा कोई नहीं पता चलेगा। तो आपको ऐसी तैयारी करनी है। तो उसके घर में 19 आदमी थे पर एक भी न बचा। वायु सनसनाती हुई बह गई। आदू मियाँ वहां बैठकर हंसता था। आज उसका कोई पता नहीं। लेकिन देखिए आदमी चला जाता है, लेकिन आदमी आज भी हम याद करते हैं कि हमारे पड़ोस में वो आदमी रहता था, हमारे घर के पास में वो रहता था, वो कहाँ पे बैठता था, कैसे बात करता था, कैसे हंसता था, है ना। वो सारी चीजें उस लड़के को याद आ रही है। लड़के को घर का एक एक प्राणी याद था। अभी कल ही की तो बात थी, मगर निर्विकार खड़ा था। मानवीय भावनाएं कितनी कठोर हो गई थी। सहसा आगे चलकर वह एक कब्र पर खड़ा होकर कहने लगा, बाबू यह मेरे बाप की कब्र है। बस मैं इतनी कब्रों में से इसे पहचानता हूँ। वह मुझे बहुत प्यार करता था। सचमुच वह मेरे ही लिए मर गया। लड़का कुछ ठिठुर गया। मैंने देखा। डॉक्टर चौंक उठा। वो मुझसे बोला, ये मुसलमान होकर कब्र पर खड़ा है? हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। देखिए आंखों में पानी आ गया कि जब हम कहते हैं एक छोटा सा लड़का, जब वो कहता है कि वो बाप मुझसे बहुत प्यार करता था और वह और किसी के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए मर गया। ठिठुर गया और भी कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। उसकी आंखों से उसकी भावनाएं सिमट कर आगे बढ़ती चली गई। डॉक्टर चौंक उठे। भट्टाचार्य मुस्कुरा उठे। उन्होंने लड़के से वही प्रश्न दोहरा दिया। लड़का क्षण भर चुप रहा, हंस पड़ा। यहाँ तो सब ऐसा ही करते बाबू, कहीं पैर रखने की भी तो जगह नहीं है। कहाँ तक कोई कब्रों को बचाता हुआ उनका चक्कर देकर चले, इतनी ताकत है कितनों में। हम लोग आगे बढ़े। भट्टाचार्य जी
एक आदमी से कुछ बातें करने लगे। आदमी केहूटा, गांव कमेटी के यूनियन बोर्ड के मेंबर सब चोर हैं, चोर। कोई हमारी परवाह करता है, रिश्तेदारों को कार्ड देते हैं, अपने को देते हैं, हमारी क्या पूछ। दूसरा आदमी चलते चलते रुक कर के उठा, हमें एक नहीं है, वरना क्या मजाल की वो अपनी मनमानी करे। देखिए, यहाँ पर उन्होंने एक आप लोगों को सतर्क करा दिया। कौन सी बात सतर्कता से कहलवा दी कि दूसरा आदमी क्या कहा, दूसरे आदमी ने तुरंत कहलवा दिया कि ये जो यूनियन बोर्ड के मेंबर हैं या गांव की कमेटी के जो लोग हैं वो चोर हैं, चोरी करते हैं और अपने ही रिश्तेदारों के कार्ड बनाते हैं। होता है बेटा ऐसा, आज आपको यकीन ना हो, लेकिन जहां पर रिश्तेदारी होती है ना कि ये मेरे रिश्तेदार है, उनको ले लिया, उन्हीं को दे दिया, उन्हीं का काम करवा दिया, उन्हीं को नौकरी दे दी, और जो रिश्तेदार नहीं होते हैं उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ता है। कई बार उनको कई मसले ऐसे होते हैं, कई मसले ऐसे होते हैं कि वो सच होने के बावजूद भी उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, निरंतर संघर्ष उन्हें करना पड़ता है। तो ये सारे चोर है, देखिए ये वास्तविकता है, क्योंकि उन्होंने भुगता हुआ है। और जो सर्वसामान्य जो जनता होती है उन्हें कोई नहीं पूछता, तो तुरंत दूसरा आदमी क्या बोलता है, हमें एका नहीं है, मतलब हमें यूनिटी नहीं है, हमें ग्रुपिज्म नहीं है, हम कहेंगे कि एक यूनिटी होनी चाहिए, एक कलेक्टिविटी होनी चाहिए, है ना। कलेक्टिविटी कैसे होती है, तो ये इसका एक सुंदर सा उदाहरण है कलेक्टिविटी का। जब हमारा ये अदम्य जीवन कंप्लीट हो जाएगा तो आप हमें याद दिला देना कि मैडम आप उस कलेक्टिविटी का एक सुंदर उदाहरण आप बताना चाहते तो हमें बताइए, तो हम बता देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते कि कलेक्टिव होना चाहिए। जब हम लोग कलेक्टिव हो जाते हैं तो हम अपने आप को बचा सकते हैं, वरना क्या मजाल कि वो अपनी मनमानी करे। हम यदि पूरे जन सामान्य लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो कोई हमारा हमारे जो बाल है वो बाका नहीं कर सकता, लेकिन हमारी यूनिटी नहीं होती है, हम एक और खींचते रहते हैं, क्योंकि हमारी जो चाल है ना वो हमेशा गलत कार्य की ओर चलती है। कैसे, क्योंकि ये आगे चला गया है तो उसे कैसे खींचे, ये बिच्छू के जैसे हम लोगों का कार्य होता है। अब देखिए, वरना क्या मजाल कि अपनी मनमानी करें। अब बंगाल अभी जीवित है, आज भी वो अपना रास्ता खोज निकालना जानना और चाहता है। भूख से व्याकुल होकर भी यह भारत का संस्कृति जनक सिर झुकाने को तैयार नहीं। आज भी वह इन आंधी तूफानों को झेलकर फिर से विराट रूप में फूट निकलना चाहता है। सचमुच कोई इनका कुछ नहीं कर सकता। यदि जनता में चेतना है तो इन्हें भूखा मारने वाले नर पिशाच नाचोरों का अंत दूर नहीं। एकाएक लड़का एक झोपड़े के पास पहुंचकर रुक गया। हमने देखा भीतर एक जुलाहे साड़ियां बुन रहे थे। लड़के ने कहा, ढाके की साड़ियां प्रसिद्ध है ना बाबू, अब यही 2-4 घर रह गए हैं और कुछ दिन बाद शायद। वह कहते कहते चुप हो गया। जुलाहे काम छोड़कर हमारी ओर देख रहे थे। सामने ही एक औरत बैठी थी, वह विधवा थी। उसके घर के 10 आदमी मर चुके थे, सामने केवल 3 अनगढ़ कब्रें थी। प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि अदम्य जीवन इस रेखा चित्र में वहां के लोग कार्य क्या करते थे, वहां की औरतें क्या कार्य कर रही थी। जुलाहे थे, साड़ियां बुन रहे थे। अधिकांश घरों की टीनें उखड़ गई थी, न जाने कितनों ने भूख से लड़ने के लिए अपनी टीनें बेच दी थी। भट्टाचार्य जी ने अंगुली से दिखाते हुए कहा, वह सामने एक भद्र लोग का घर था, उसने भी टीन बेच देनी पड़ी, उसे भी टीन बेच देनी पड़ी, क्योंकि सहसा वे रुक गए। बात पलटकर उन्होंने कहा, वे जो टीनें दिखाई दे रही है उखड़ी उखड़ी, इसकी वजह यह नहीं कि उसके मालिक उन्हें बेचना नहीं चाहते थे, मगर इसलिए कि उनमें इतनी ताकत ही नहीं रहती कि उन्हें उठाकर बाजार तक ले भी जाते, यही कारण है। मैंने देखा, देखिए किस प्रकार से हमारी ये जो कहानी है रेखा चित्र में जो बुना हुआ एक हम कहे कि एक ऐसा सिलसिला है कि जिस सिलसिले के माध्यम से हम यह बात आगे बढ़ाना चाहते हैं कि कई बार ऐसा होता है
कि जो बताना चाहते हैं वह एक्चुअल में बता नहीं सकते। इसका मूल रीजन भी यही हो सकता है कि जैसे वो लोग कुछ कार्य करना तो चाहते थे, लेकिन कई ऐसी मजबूरियां उनके बीच में आ गई कि वह कर नहीं पाए। तो इसका मतलब क्या होता है कि कई बार उन्हें अलग-अलग चीज़ों से बनाया जाता है कि कई बार उन्हें अलग-अलग रूपों में ढाल दिया जाता है कि नहीं, समस्याएँ खड़ी हो जाती है, वो अपना कार्य नहीं कर सकते, है ना? तो इसी प्रकार से उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वह बाज़ार तक कोई कार्य नहीं ले पाए। मैंने देखा कि घर के चबूतरे के बीचों-बीच एक कब्र थी। यह भी एक मनुष्य था जो अपने घर का वक्षस्थल फाड़कर सो रहा था। फोड़ों की तरह वे कब्रें जगह जगह सूजी हुई सी दिखाई दे रही थी। कल्पना कीजिए बेटा कि ऐसी जगह है कि ऐसी जग में वो एकमात्र आदमी बीच में खड़ा है और फोड़ों की तरह वो कब्रें जगह जगह सूजी हुई थी, मतलब हर जगह पर। कल्पना करके आप उस जगह पर होके आए होंगे, शरीर पर रोंगटे खड़े होंगे हुए होंगे, डर भी लग रहा होगा कि ऐसी जगह पे हम खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि जिस घर को हमने अपना परिवार माना और उसी परिवार के लोग आज कब्र की भांति दिखाई दिए, तो उस घर में कैसे रह सकते हैं, कैसे हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, तो वहां का जो आदमी था, वह जो मनुष्य था, वह वक्षस्थल फाड़ कर सो रहा था और फोड़ों की तरह वो जो कब्रें थी वो जगह जगह सूजी हुई सी दिखाई दे रही थी। धूप तेज हो चली थी। हम हाट में पहुंच बाजार में, अब चलते मार्केट में। मछलियों की बू वातावरण को भेद रही थी। एक बूढ़ा व्याकुल सा भागा जा रहा था। भट्टाचार्य जी ने बताया उसे उस समय तीव्र ज्वर था, जिसके कारण उसका दिमाग ठीक नहीं था। आपको पता होगा कि जैसे हमारा लीवर की गर्मी शरीर में चली जाती है तो हमें ज्वर होता है ना? उसे कैसे रोका जाए? और उससे क्या होता है, हमारा मानसिक संतुलन खो जाते हैं। कैसे खो जाते हैं? तो मानसिक संतुलन खो जाने का परिणाम हमारे लीवर कंट्रोलिंग पावर से होता है, क्योंकि हमारा लीवर हमें विचार करने के लिए तत्पर करता है, क्योंकि हमारे शरीर में सेल्स होते हैं, ग्रे सेल्स होते हैं, जिसे हम पेशिया कहते हैं ना, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं और ग्रे ब्लड सेल्स होते हैं। तो इन ब्लड सेल से हमारे शरीर का जो प्रवाह है हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का प्रयास इन सेल्स के जरिए किया जाता है। तो जैसे ही कोई सूचना हमें प्राप्त होती है तो पहले लीवर में जाती है, फिर वो ब्रेन में चली जाती है। तो ऐसा कार्य तो अत्यंत महत्वपूर्ण हमारा लीवर, जो हमारे पेट में राइट साइड में होता है, तो उसे ठंडा करना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार का, जिसे तीव्र ज्वर आता है, तो सबसे पहले उसका लीवर गर्म होता है, तो लीवर को ठंडा करना है। लीवर जब गर्म हो जाता है तो उसका शरीर गर्म हो जाता है, और जब शरीर गर्म हो जाता है तो दिमाग ठीक ठाक ढंग से कार्य नहीं करता। ऐसे ही उस बूढ़े व्यक्ति का हो गया है। हाट के एक कोने में, मतलब बाजार के एक कोने में स्थानीय डॉक्टर की डिस्पेंसरी थी, छोटी सी गमगीन से। डॉक्टर के दिल में मुफ्त दवाखाना खोले जाने की बात जमती नहीं थी। आखिर वो फिर क्या खाएगा? हमारे डॉक्टर ने उससे बातचीत की। उसके पास न कुनेन थी न सिनकोना, और गांव में हर घर में मलेरिया का रोगी था। बच्चे की तिल्ली और जिगर बढ़े हुए थे। दवाखाने के एक बेंच पर बैठा एक आदमी कह रहा था, हर एक चीज चोर बाजार में है, हर एक चीज पर मुनाफाखोरी हो रही है, कोई करे तो क्या करे। एक औरत जो पास में खड़ी थी कहने लगी, तुम डॉक्टर हो, पहले क्यों नहीं आए? जाने कितनी जाने बच जाती। यहाँ एक सरकारी दवाखाना है जिसमें कोई खास दवाई नहीं, मरीजों की कोई खास तवज्जो नहीं। कहाँ ढाकेश्वरी मिल नंबर 2 में तुम्हारा दवाखाना है? अब वही जाएंगे कल से, 4-5 मिल तो है ही। क्लियर हुआ आपको? मतलब देखिए कि जो औरत वहां पर खड़ी थी वो तुरंत उनसे पूछने लगी, क्या तुम डॉक्टर हो? और डॉक्टर है तो तुम पहले क्यों नहीं आए? पहले यदि आते तो कितने लोगों की जान बच जाती। देखिए, आज भी
कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं जिसमें इन्होंने बताया कि दवाई नहीं, लेकिन उनमें दवाई होती है ना, पर हम लोग वहां पर जाते नहीं हैं। और हो सकता है कि वहां अकाल के कारण सही में दवाई नहीं होती हो और मरीजों की कोई खास तरीके से अ, तवज्जो नहीं दिया जाता, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, हो सकता है ऐसा भी। और इसलिए वो तुरंत क्या कहती कि आपकी जो दवाखाना है, जो अस्पताल है, वो ढाकेश्वरी मिल नंबर 2 में है ना, तो वही आएंगे कल से, 4-5 मील तो दूर है। और उस मील पर भी औरतें पैदल जाएगी, बिना कुछ कहे, बिना कुछ आत्मसात के। हम यहाँ से वहां पर भी जाते हैं तो हमें गाड़ी लगती है ना सभी को। विदाउट गाड़ी चलते हो क्या आप लोग? यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम। समझ में आ रहा है सभी को? यस मैम। यस मैम। गुड गुड। अब देखिए वो जो औरत है वो क्या कहती है। उस समय उस औरत की बात की अनसुनी करके खैराती अस्पताल का एक्सीडेंट डॉक्टर, असिस्टेंट होता है ना, एक बड़ा डॉक्टर होता है और उसका असिस्टेंट होता है, वो डॉक्टर कहने लगा, हमने 75% आदमियों की हालत सुधार दी। भट्टाचार्य मुस्कुरा रहे थे। एक और हमारे शासक बोल रहे थे, दूसरी ओर वही बात जनता कह रहे थे। सामने अनेक जर्जर रोगी खड़े प्रतीक्षा कर रहे थे, उनकी बुझी हुई आंखें, उभरी हुई फसलियां और वही भयानक चर्म रोग। देखिए कितनी बड़ी बात है बेटा, कि वहां पर वो लोग बताना, असिस्टेंट डॉक्टर उन्हें यकीन दिलाना चाहता है कि हमने 75% आदमी को हालत सुधार दी है। लेकिन वहां की हालत देखकर पता ही नहीं चलता था कि ऐसा कोई शासक बोल सकता है। और दूसरी बात कि जनता भी उसे आत्मसात कर रही है, और तीसरे रूप में वहां अनेक प्रकार के रोगी खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, बुझी हुई आंखें हैं, उनकी उभरी हुई पसलियां हैं, और उन पर जो चर्म रोग है, मतलब हम कहें कि स्किन प्रॉब्लम उनकी इतनी हो गई है कि उनके शरीर से बदबू आ रही है। चर्म रोग माने भयानक रोग होता है, मतलब हम अपनी आप से घृणा घृणा करने लगते हैं जब कोई चर्म रोगी आता है। तो यहाँ से हम लंगर खानों की अब चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया हो? आपकी ऑर्डर हो, आपकी आज्ञा हो यस तो हम मैम। आगे बढ़े। यस मैम। ओके, यहाँ से अब हम लंगर खाने की ओर चल दिए। लंगर खाने और जगह बंद हो गए हैं, किंतु यहाँ अभी तक खुले हैं। खुले हुए मैदान में पेड़ों की छाया में 3 भट्टियां खुदी है। एक बड़ों का लंगर खाना जहाँ खिचड़ी बटती है। करीब 100 आदमी आज भी उसी पर पलते हैं। मैली कुचली औरतों के जमघट कुछ बैठी चूल्हा फूक रही थी। एक औरत ने बताया, बच्चों के 2 लंगर खाने हैं, एक हिंदुओं का और एक मुसलमानों का। दोनों में 100-100 बच्चे खाते हैं। 7.5 सेर खिचड़ी बटती है और कुछ मछली, बस इतना ही। किसी तरह लोग जी भर रहे हैं। भट्टाचार्य जी ने बताया, फ्रेंड्स एम्बुलेंस यूनिट इन्हें चला रहा है। देखिए, आपको सवाल ऐसा किया जा सकता है। कौन सा सवाल बन सकता है? आपके आंखों के सामने कोई शब्द डांस कर रहे हैं क्या? आप खुद अपना मास्टर बन सकते हो। आर यू ओन मास्टर? कैसे? आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है? देखिए, 2 लंगर खाने बने हैं। अदम्य जीवन में 2 लंगर खाने किन के लिए बने हैं? बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, युवकों के लिए? आंसर, विच इज द करेक्ट आंसर? बच्चे। वेरी गुड। 2 लंगर खाने बने हैं, तो 2 लंगर खानों में किन किन लोगों के लिए बने हैं? हिंदू पारसियों के लिए, हिंदी मुसलमानों के लिए, हिंदू। हिंदू और मुसलमान। वेरी गुड। तीसरा सवाल इसी इन्हीं 2 पंक्तियों के माध्यम से प्रतीत हो रहा है कि यह जो लंगर खाना है वो कौन चला रहा है? इंडियन गवर्नमेंट चला रहा है, बंगाल का शासन चला रहा है, या फ्रेंड्स एम्बुलेंस यूनिट चला रहा है? फ्रेंड्स फ्रेंड्स एम्बुलेंस एम्बुलेंस हाँ, यूनिटी। तो बेटा आपको ये ऐसे छोटे छोटे जो प्रश्न हैं, यह जब हम बताते हैं तब आप लोगों को लिख लेना है तुरंत। आपको पेज नंबर याद कर लेना है। देखिए, 1 मिनट का आ गया है पूजा। आप जैसे इन बच्चों का अटेंडेंस लेते हो ना, तो इसका भी स्क्रीनशॉट, और हम याद दिलाएंगे आपको फिर से, ये कंप्लीट नहीं होगा शायद।
मैं और भट्टाचार्य आगे चल पड़े, फिर दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। भट्टाचार्य कहने लगा, तुमने देखा 750 से 100 में कितना पड़ा। अब देखिए उन्होंने वो सारी बातें बताई कि अब लंगर